देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने जो किया था वादा, उस पर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी करने वाले हैं एक नए पदयात्रा की शुरुआत। नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी एक नए मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की योजना है और इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में भाषा का न्यूनतम स्तर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे खटमल जैसे मसलने की धमकी दी जा रही है। इसी के साथ में राहुल गांधी को फिर से बदनाम करने का फेक दावा फिर फेल हो गया है। दोस्तों बताएंगे आपको राहुल गांधी की आलोचना करने वाला ही तारीफ करने लगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कंगना रनावत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताएंगे राहुल गांधी को लेकर विवादित पोस्ट शेयर किया गया है। दोस्तों इसी के साथ में वायनाड में कांग्रेस पार्टी 100 घर बनाएगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार ने भी 100 नए घर बनाने का ऐलान किया है। बताएंगे कौन सी कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों इसी के साथ में संघ और बीजेपी के बीच में टकरार क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है, गुजरात वाला हाल बताएंगे। दोस्तों कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती से कैंपेन चलाना चाहिए और आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में 100% जीत हासिल करनी चाहिए और गुजरात कांग्रेस पार्टी की जीत का अंतिम पड़ाव होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देते हुए यह बात क्लियर कर दी थी कि आने वाले दिनों के अंदर 2024 के नतीजे गुजरात के अंदर रिपीट किए जाएंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार हम लोग आपके गढ़ में जाकर आपको गुजरात के अंदर जबरदस्त शिकस्त देकर आएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको बुरी तरीके से हराने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब इस पर चलना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से न्याय यात्रा की तर्ज पर गुजरात के अंदर एक यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों 300 किलोमीटर की यह यात्रा बताई जा रही है, जिसमें टीआरपी गेमिंग जोन और मोरबी ब्रिज के घटना के लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और जितने भी पीड़ित है उन सभी को न्याय देने की मांग की जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत 9 अगस्त को होने वाली है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पदयात्रा करते दिखाई देंगे। और यह साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान है कि उनको अब गुजरात के चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों के न्याय के लिए धरातल पर उतरने का सीधा मतलब यह है कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे और सीधा भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को घेरा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभालकर एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग फेक न्यूज फैला रहे थे। एक युवा का वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे थे कि वो वायनाड के अंदर राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहा है। इस पर शिवनेश यूनिट की ओर से वीडियो शेयर किया गया है। उसी युवा का दोस्तों जो राहुल गांधी के आलोचना कर रहा है, इस तरीके से बीजेपी ने दावा करते हुए न्यूज शेयर किया था। उसने वीडियो बनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रिया चिनेट की ओर से वीडियो जारी करते हुए लिखा गया कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने कल एक फर्जी खबर चलाई थी कि इस युवा ने राहुल गांधी का विरोध किया है। उसने वीडियो जारी करते हुए गलीच बीजेपी भक्तों और चरण चुंबकों को बेनकाब कर दिया है। वो कह रहा है, लव यू राहुल गांधी सर, आप मेरे सांसद है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप हमारा परिवार है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनको माफी मांगनी चाहिए। साथ साथ केरल के अंदर इतनी बड़ी आपदा आने के बाद कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। दोस्तों लोगों ने संवेदनाएं प्रकट करनी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अमानवीय बयान देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि केरल में जो गौ हत्या होती है, इसकी वजह से ही केरल में इस तरीके की त्रासदी आई है। जहां भी गौ हत्या होगी वहां इस तरीके की घटना होती रहेगी। यानी पूरे मामले को, इतने बड़े हादसे को गौ हत्या से जोड़कर कहीं ना कहीं लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार दिखाया जा रहा है। दोस्तों जबकि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड जो देवभूमि का हिस्सा है, वहां पर भी इस तरीके की आपदाएं सामने आती है। कई बार भूस्खलन के साथ साथ हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये कहना कि केरल के अंदर क्योंकि गौ हत्या होती है इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है, ये साफ तौर पर अंधविश्वास और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता इस तरीके के बेतुके बयान देते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, तो फिर आपके राजनीतिक पिता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाई थी, उनके साथ बैठे थे। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाया था, तो क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? दरअसल दोस्तों हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना को बीजेपी के लोग हिंदू विरोधी बताते हैं। यानी देश के अंदर विडंबना इस बात की है, जो शिवसेना सबसे ज्यादा प्रखर हिंदुत्व की राजनीति करती थी, आज उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि हिंदू विरोधी बताते हैं। दोस्तों इस पर उद्धव ठाकरे ने यह सवाल पूछ लिया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, उसी मुस्लिम लीग के साथ जिसने भारत के 2 हिस्से करवाए, और बीजेपी उन्हीं की विचारधारा का पालन करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिनके कृतों को लेकर आप गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं शिवसेना यूबीटी की ओर से। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व को लेकर कुछ बोलने के लिए नहीं है और बीजेपी के खिलाफ इतने सारे एग्जाम्पल है, जिसका जवाब भाजपा के नेताओं को देना तो दूर की बात, अगर कोई बीजेपी की ओर से बहुत बड़ा विद्वान भी आ जाए तो भी वो इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंदर कोर्ट ने शनिवार को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को लेकर एक जानकारी दी है। 6 मार्च 2024 को भिवंडी के पास सभा में महात्मा गांधी
गांधी की हत्या से जुड़े आरएसएस के मामले पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी को आईपीसी बीएनएस की धारा 499, 500 मानहानि के तहत आरोपी माना गया था। 3 जून 2024 को भिवंडी मजिस्ट्रेट ने कुंटे के दिए गए कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया था। राहुल गांधी के भाषण को एविडेंस के तौर पर लिया था। अब राहुल गांधी ने इसे मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे की दायर एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश का उल्लंघन है। 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के कुंटे को सबूत के तौर पर नए दस्तावेज कोर्ट के सामने रखने की इजाजत वाले आदेश को खारिज कर दिया था। जस्टिस पीके चव्हाण ने कहा था कि यह मामला 1 दशक पुराना है, भिवंडी कोर्ट जल्द से जल्द इसका निपटारा करे। जस्टिस ने दोनों पक्षों को अदालत का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर राहुल गांधी के केस को लेकर यह सुनवाई हो रही है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी ने कई टिप्पणियां की है, जिस पर उनको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार केंद्र में भाजपा की चल रही है। वहीं पर मणिपुर के जिरीबाम में शांति बहाल करने को लेकर समझौता हुआ था। 24 घंटे के भीतर समझौता तोड़ते हुए फिर से हिंसा शुरू कर दी गई है। जिरीबाम के लाल पानी गांव में शुक्रवार को रात हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की है। एक घर में आग लगा दी गई, हालांकि वहां कोई रहता नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि लाल पानी में शुक्रवार की रात हथियारबंद लोगों ने कई राउंड की फायरिंग की है। कुल मिलाकर दोस्तों, मणिपुर में अभी भी शांति बहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने फिर से पदयात्रा की शुरुआत की है। ननगाल चौधरी में उनकी पदयात्रा हुई है। दोस्तों, भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जहां तहां दिखाई दे रहे हैं। एक बवंडर दिखाई दे रहा है लोगों का, जहां तहां केवल हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि हरियाणा के अंदर अब 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होने वाली है। दोस्तों, वहीं पर महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग काफी ज्यादा तीखी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस लंबे वक्त से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब उन दोनों के बीच में वार पलटवार और ज्यादा तीखा हो चुका है। दोस्तों, जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। पुणे के अंदर पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस को चैलेंज करने वाली बात पर उन्होंने कहा कि मैंने फडणवीस को चैलेंज नहीं दिया, बीजेपी को दिया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसे चुनौती दूं, उन्हें चुनौती दूंगा। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं खटमलों को चुनौती नहीं देता, उसे मसल देता हूं। अब यह बात तो सिद्ध हो गई है दोस्तों कि फडणवीस ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ में जाने की कोई अब संभावना नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के खिलाफ जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसा लग रहा है कि अब वो सीधे तौर पर फडणवीस और अमित शाह दोनों को टारगेट करना चाहते हैं। राज्य के चुनाव में उनका बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस वर्सेस उद्धव ठाकरे का ही असली मुकाबला राज्य के अंदर होगा, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ी आपदा हुई 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में, जिस तरीके से बादल फटा, इसमें माना जा रहा है कि लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है और 53 लोग अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। इस तरीके की अपडेट सामने आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनावत को वहां पहुंचना चाहिए था, राहत कार्य में मदद पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसदों की तरह ही बिहेव करने लगी हैं। दोस्तों, उन्होंने सोशल मीडिया पर अब राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है और राहुल गांधी की जाति को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट करते हुए राहुल गांधी को अलग अलग धर्मों से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है और जाति जीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश इससे पहले स्मृति ईरानी किया करती थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अभी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी उसी रास्ते पर है और कंगना रनावत भी उसी रास्ते पर है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको पता होगा कि जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही थी तो फिर चुनाव में उनके साथ क्या हुआ था, आराम से उनको चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया। साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का अयोध्या रेप केस को लेकर एक जो अपडेट आई है दोस्तों, इस पर बहुजन समाज पार्टी के लोग बुरी तरीके से भड़क गए हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार से अपील है कि फिर अधिकारियों को बख्शा ना जाए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई इस मांग के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का मानना है कि दोषी को कानून के हिसाब से पूरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद झूठ साबित होता है तो फिर आगे और भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर सरकार से पूरी तरीके से न्याय स्थापित करने के लिए और पूरी तरीके से तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पर मायावती भड़कते हुए कहने लगी कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा के द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इसके बाद आगे लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतनीय है, चिंतित करने वाली है। सरकार इसके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए। अयोध्या के सांसद अवधेश ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है, एक जघन्य अपराध है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर सपा के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी है जो सरकार में है, तो फिर बीजेपी के लोग इस पर राजनीति करके क्या फायदा
उठाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ पेरिस ओलंपिक में हॉकी का हौसला बढ़ाने के लिए मैं वहां जाना चाहता था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनको केंद्र सरकार ने ओलंपिक के लिए पेरिस में जाने से रोका है। केंद्र सरकार ने मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों एक मुख्यमंत्री को कैसे विदेश जाने से रोका जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर प्रज्वल रेवन्ना ने 500 से अधिक हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया। मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार किया था। यही नहीं, प्रज्वल रेवन्ना के चाचा को कैबिनेट मंत्री भी बनाया। यही है बीजेपी का असली चरित्र। ये रेप के आरोपियों को फूल की माला से स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े समर्थक ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अयोध्या के मामले को लेकर सपा से पूछे जा रहे सवाल पर यह करारा जवाब दिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला सुरक्षा की बात तभी कर सकते हैं जब वो अपने राज्यों के अंदर अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ साथ ताजमहल में घुसकर 2 युवकों ने मकबरे पर गंगाजल चढ़ाया, ओम का स्टिकर चिपका दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एएसआई के अंदर आने वाले ताजमहल के साथ ये दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ये मामला काफी ज्यादा संजीदा है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोग समझेंगे तो वो मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत ये बताया जाता है कि ताजमहल नहीं है बल्कि तेजो महाल है। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को बार बार बोलकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के हरकतें करने पर ऐसे व्यक्ति को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को आगरा पुलिस के हवाले कर दिया है। हिंदू महासभा का दावा है कि यह ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महाल है, शिव जी का मंदिर है। कुल मिलाकर दोस्तों बार बार इस तरीके की अफवाहें फैलाकर एक तरीके से माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारत का ये मॉन्यूमेंट है, भारत का प्रख्यात मॉन्यूमेंट है, दुनिया भर के अंदर 7 अजूबों में से एक है। अगर इसमें इस तरीके की हरकतें होती हैं तो साफ तौर पर दुनिया भर के अंदर भारत की छवि खराब होगी। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा सुनानी चाहिए क्रिमिनल कोड के तहत, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ अहमद शाह अब्दाली से अमित शाह की तुलना करते हुए फिर से निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वे ठिकाना को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी तोप दाग दी है दोस्तों। और शिवसेना के शिव संकल्प बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया गया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज अमित शाह पुणे आए, उन्होंने पुणे आकर भाषण दिया। क्या वे संघ के हिंदुत्व को स्वीकार करते हैं? चंद्रबाबू कैसे हिंदू लोग हैं? नायडू और नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछते हुए कहा गया कि हिंदुत्व छत्रपति शिवाजी महाराज वाला हिंदुत्व है हमारा, यह हमारा हिंदुत्व है जो महाराष्ट्र को आगे लेकर जाता है। उन्होंने आगे उप मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मैंने मुंबई के अंदर एक मीटिंग में कहा था कि या तो मैं रहूंगा या आप रहोगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं संस्कारी मराठी हूं। इसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फिर से निशाने पर लिया है दोस्तों और आलोचना करते हुए कह दिया है कि आप अपनी आवाज की कीमत के लायक नहीं है, यानी देवेंद्र फडणवीस पर कुछ बोलूं इसके लायक भी नहीं है वो। इसके बाद औरंगजेब की तरह वह भी महाराष्ट्र में ही अपनी कब्र खोदेंगे। राउत की ओर से भी तीखी आलोचना की गई है दोस्तों। अब्दुल शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य के अफगानिस्तान के संस्थापक थे और भारत पर बार बार अटैक किया गया। आपको बता दें कि जब मुगल शासन अपने कमजोर दौर से गुजर रहा था तब अहमद शाह अब्दाली की ओर से अटैक किया गया था। बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें भारत के राजाओं को हार का सामना करना पड़ा था। अब अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली से जोड़कर निशाना साधा जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से राज्य के अंदर एमएनएस और अजीत पवार गुट के बीच में तनातनी चल रही थी। इस बीच राज्य की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच वर्षा के आवास पर बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में कई विषय को लेकर चर्चा की गई है। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेंगे राज ठाकरे? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। इसमें वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया गया है। 3 अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र को लेकर सत्यगिरी शंकर को मेंबर बनाया गया है, मंसूर अली खान को मेंबर बनाया गया है और श्री वेला प्रसाद को मेंबर बनाया गया है। सप्तगिरी शंकर उलाका इस साल लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। उड़ीसा के कोरापुट निर्वाचन क्षेत्र से जीत उन्होंने हासिल की है। वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं। मंसूर अली इस बार बेंगलुरु सीट से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इस सीट पर बीजेपी के पीसी मोहन को जीत मिली। इसके बाद श्री वेला प्रसाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक की भूमिका निभा चुके हैं। वह तमिलनाडु कांग्रेस के सचिव है। यानी सारे वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं इससे कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा नहीं। साथ साथ दोस्तों जिस तरह की इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही राजनीति में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। एक फिलॉसफी बताते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साध दिया है दोस्तों। वसुंधरा राजे ने इशारों में जो बातें कही है वो राजनीति में घमंड करने वाले लोगों को बुरी लगने वाली है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को पद का मद आ जाए तो उसका कद कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि 3 ही चीज राजनीति में होती है, एक होता है पद, दूसरा होता है मद और तीसरा कद होता है। जिसे अपने पद का यानी अपने पोस्ट का मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसका कद कभी नहीं बढ़ पाता। इसके बाद उन्होंने जो बातें कही है कि कई लोगों के लिए कद सबसे महत्वपूर्ण होता है और उनका कद हमेशा बना रहता है, बेशक पद बना रहे या ना रहे, यानी दोस्तों किसी पोस्ट पर रहे या ना रहे, उनका ओहदा बड़ा रहता ही है। एक तरीके से अपने को आपको लेकर उन्होंने इनडायरेक्ट निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनका कद तो बड़ा ही है।
वसुंधरा राजे का, चाहे बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया हो या ना बनाया हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नई नियुक्ति को लेकर जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस दौरान उन्होंने इशारों में ये बातें कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को एक बड़ा मैसेज भेज दिया है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वो वायनाड के अंदर आई आपदा के बाद 100 घरों का निर्माण अपने पैसे से करेंगे। इसके बाद कर्नाटका की सरकार भी आगे आई है। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने भी वायनाड क्षेत्र में 100 घर बनाने का वादा किया है। साथ साथ दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति को अमेरिकी आय के 1/4 तक पहुंचने के लिए लगभग 75 साल लग जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के बाद लोगों को पढ़ाने वाले, स्टूडेंटों को तैयारी करवाने वाले, खासकर सरकारी नौकरी की गगन प्रताप बोले, कहा आपने ये गलत जानकारी दे दी वर्ल्ड बैंक, हमको तो बताया गया था 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड बैंक की ओर से जो रिपोर्ट दिया गया है, इससे समझ सकते हैं आपकी देश के अंदर जिस तरीके का विकास के नाम पर केवल विनाश चल रहा है, वही एक कारण है कि 70 साल और बताया जा रहा है हमको लगेगा, और वो भी हम अमेरिका के 1/4 तक ही पहुंच पाएंगे औसत आय के मामले को लेकर। साथ साथ तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने शुक्रवार को भगवान राम को लेकर एक बयान देते हुए कह दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने का कोई पुरातत्व सबूत नहीं है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। शिवशंकर ने राजेंद्र चोल के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की है। दोस्तों चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पास शिलालेख जैसे सबूत है, भगवान राम को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर इस तरीके के बयान के बाद अब बीजेपी के लोग बुरी तरीके से भड़क गए हैं दोस्तों, और इसे हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी टिप्पणी बताने लगे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर दावा करते हुए एक पूरा लेख लिखा गया है शरद गुप्ता की ओर से। इसमें कहा गया है कि जब वो लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे थे तब आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी चुनाव जीती है तो सरकार से क्या उम्मीद है हिंदूवादी संगठन आरएसएस को? तो जवाब मिला था कि हिंदू आतंकी बताए जाने वाले सभी मामलों में क्लोजर रिपोर्ट हासिल करना। इंद्रेश खुद अजमेर विस्फोट मामले में स्वामी असीमानंद और मध्य प्रदेश के संघ चालक सुनील जोशी के साथ आरोपी थे, और मोदी ने आखिर में आरएसएस के लोगों की ये बातें मान ली थी। आगे बताते हुए शरद गुप्ता कहते हैं कि 2024 में जब नतीजे सामने आए तो उन्हीं इंद्रेश कुमार की ओर से एक बयान सामने आया जिसमें लिखा गया था कि भगवान राम ने बीजेपी को उसके अहंकार के सिर्फ 240 सीटों तक सीमित करके दंडित किया है, बहुमत से आंकड़ा नीचे कर दिया। ये दोनों उदाहरण बीते एक दशक में बीजेपी और उसकी मातृ संस्थान आरएसएस के बीच में रिश्तों में आए बदलाव का निचोड़ है। जिस आरएसएस ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अथक प्रयास किया था, वही अब राजनीति में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये दोनों के बीच में चलने वाली अनवरत लड़ाई बन चुकी है, भले ही खुलकर सामने ना आई हो। रिश्तों में जबरदस्त तरीके का खटास है। इस तरीके से आगे और भी पूरे लेख में बताया गया है डिटेल में दोस्तों की कैसे आरएसएस और बीजेपी के बीच में आपस में ठनी पड़ी है। 18 साल की तलखियां एक बार फिर से उभर कर सामने आ गई है। गुजरात के अंदर भी मोदी और आरएसएस के बीच में काफी तलखियां देखने को मिली थी दोस्तों, और इसी का बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी कई बार चुनाव हारते हारते बची है, और इस बार भी आरएसएस ने कहीं ना कहीं देश की राजनीति को लेकर भी एक बड़ा मैसेज दे दिया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? सारा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज है। बहुजन समाज पार्टी ने शिव बरन पासी को फूलपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया है। बसपा में विधानसभा प्रभारी को ही प्रत्याशी माना जाता रहा है हमेशा, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि शिव बरन पासी के लिए बीएसपी ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में दलित कार्ड खेला है। पासी समाज से आते हैं यानी दलित समाज से आते हैं, तो उनको यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। दोस्तों 75,000 से अधिक दलित मतदाता है। बीएसपी से दलित प्रत्याशी होने पर सपा और बीजेपी का गणित यहाँ पर खराब हो सकता है। आपको बता दें कि 10 सीटों पर जो वोट डाले जाने वाले हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर की विधानसभा की सीट भी है। 10 सीटों में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ और कुंदर की, गाजियाबाद, फूलपुर, मांझवा और कठहरी खैर के साथ साथ मीरापुर की सीट है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के पास 5 और बीजेपी के पास 3 और एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी के पास था। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ रही है, जो अमूमन पहले उपचुनाव नहीं लड़ा करते थे, लेकिन इस बार निर्णय लिया गया है कि पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी। साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर अलग अलग तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक महायुति के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा और फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस फॉर्मूले के तहत बताया है कि जिन जिन सीटों पर जिन पार्टियों के विधायक जीते हैं वहां पर सीटें उन्हीं पार्टी को मिलेगी। यह फॉर्मूला तय किया गया है, और जिन पार्टियों के विधायक चुनकर आए हैं वहां पर उन पार्टियों के उम्मीदवार ही लड़ेंगे, लेकिन जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर उम्मीदवार रहे हैं वहां पर उसी हिसाब से सीटें दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों ये फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का क्या अंतिम मसौदा होगा ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर महायुति में इतनी जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा। आप लोग जानते हैं इसके पीछे बड़ा कारण क्या है। साथ साथ दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 नेताओं को जिला जेडीयू कमेटी ने निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में जेडीयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने पत्र जारी किया है। ये सारे मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त थे, ऐसी जानकारी पार्टी की ओर से दी जा रही है। साथ साथ दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अलीगढ़ में 94
मदरसों पर लगेगा ताला, बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे छात्र। उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों पर एक बार फिर से योगी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। अधिकारियों ने उन मदरसों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो गैर पंजीकृत हैं और अलीगढ़ जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के तहत 94 ऐसे मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, संचालित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बेसिक स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश दिया था। शासन से निर्देश मिलते ही अधिकारियों ने मदरसे में जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया था। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से एक विवादित टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हैं सीपी सिंह, जो 6 बार एमएलए रहे हैं रांची से और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हमें उनका वोट नहीं चाहिए, मैं उनके वोटों को ठुकराता हूं। इस पर जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जिस रांची में सरना को मानने वाले आदिवासी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, वहां की जनता का वोट धार्मिक पुस्तक के आधार पर बांटने वाले चले हैं प्रवचन करने। झारखंडी संसाधनों और मूल वासियों के हितों का ड्रेन चैनल है। आप लोग खाते झारखंड का हो लेकिन वफादारी नागपुर का निभाते हो और अब गुजरात का हुक्म बजा रहे हो। सुन लो वयोवृद्ध सीपी सिंह, कान खोले और याद रखिए झारखंडी फर्स्ट। कुल मिलाकर दोस्तों, झारखंड को लेकर जो बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से और कहा जाता कि केवल उन्हीं लोगों का वोट उन्हें चाहिए जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे आदिवासी समाज से जोड़कर बीजेपी पर उल्टा सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। दोस्तों, राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सदन के अंदर एक कार्यक्रम, एक डिबेट के दौरान उन्हें अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है बाहर में देख लेने की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि आपको कभी भी रेलवे में कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपका एमपी कोटा भी नहीं चलेगा। अश्विनी वैष्णव को लेकर उनके द्वारा किए गए इस दावे का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर आलोचना की और पूछा है कि मंत्री को किसने यह अधिकार दिया है कि वो एक सांसद को धमकी दे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर इस पूरे मामले पर अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।